बेंगलुरु की दोपहर अपनी चरम सीमा पर थी। आईटी सिटी की ऊंची ऊंची कांच की इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन उस चमक के नीचे तपती हुई सड़क पर जिंदगी की एक अलग ही जंग चल रही थी। एक सिल्वर रंग की ऑडी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रेंग रही थी। अंदर का माहौल बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग था, ठंडा, सुगंधित और बेहद शांत। पिछली सीट पर बैठी नंदिनी सिंघानिया अपने टैबलेट पर कुछ डिजाइन देख रही थी। वह शहर के एक नामी इंटीरियर डिजाइनर थी और उसके पति आर्यन सिंघानिया एक प्रतिष्ठित फिनेटेक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसी थी, दौलत, शोहरत, प्यार और एक ऐसा रिश्ता जिसकी मिसालें उनके दोस्त दिया करते थे। बस एक ही कमी थी, उनके घर के आंगन में किसी किलकारी का न गूंजना। शादी के 7 साल बाद भी उनका आलीशान विला बच्चों की हंसी से महरूम था। नंदिनी ने अपनी नजर टैबलेट से हटाकर खिड़की के बाहर फैले शहर पर डाली। कार आउटर रिंग रोड के पास एक निर्माणाधीन मंदिर के पास से गुजर रही थी। धूल का गुबार उड़ रहा था और भारी मशीनों की आवाजें आ रही थी। नंदिनी ने नाक सिकोड़ी ही थी कि अचानक उसकी नजर एक अजीब से दृश्य पर अटक गई। मंदिर की सीढ़ियों के निर्माण के लिए ईंटें ढोते हुए मजदूरों की कतार में एक ऐसा शख्स था जिसकी चाल ढाल उन थके हुए मजदूरों से अलग थी। धूल से सने चेहरे और फटे हुए कुर्ते के बावजूद उस शख्स के कंधे जिस तरह से तने हुए थे, वह नंदिनी को बहुत जाना पहचाना लगा। मोहन, गाड़ी धीमी करो, नंदिनी ने ड्राइवर से कहा। उसका दिल एक अजीब सी आशंका से धड़कने लगा था। गाड़ी की रफ्तार कम हुई। नंदिनी ने अपनी सनग्लासेस उतारे और आंखें गढ़ाकर देखा। वह शख्स एक भारी पत्थर की सिल्ली अपनी पीठ पर लादकर ऊपर चढ़ रहा था। पसीने की धार उसके कनपटी से बहकर गालों पर गिर रही थी। जैसे ही उस मजदूर ने अपना पसीना पोंछने के लिए सिर उठाया, नंदिनी के मुंह से एक चीख निकल गई। आर्यन! यह आर्यन था, उसका पति आर्यन। वह आर्यन जो सुबह अपनी इटालियन सूट में, कलाई पर रोलेक्स घड़ी बांधकर, ब्लैक कॉफी पीते हुए घर से निकला था। वह आर्यन जो 500 लोगों की टीम को लीड करता था और एयर कंडीशन बोर्ड रूम में करोड़ों के फैसले लेता था। आज वह यहां इस तपती धूप में नंगे पैर, धूल और सीमेंट के बीच पत्थर ढो रहा था। नंदिनी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे लगा शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। उसने आंखें बंद की और फिर खोली, लेकिन सच्चाई नहीं बदली। वह आर्यन ही था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद थी। नंदिनी के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या आर्यन की नौकरी चली गई है? क्या उन्होंने कोई बड़ा जुआ खेला और सब कुछ हार गए? क्या हम कंगाल हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो आर्यन ने उसे बताया क्यों नहीं? क्या उनका रिश्ता इतना कमजोर था कि मुसीबत के वक्त आर्यन उसे अपना साझीदार नहीं बना सका? ट्रैफिक पुलिस की सीटी बजी और मोहन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नंदिनी पीछे मुड़कर देखती रही जब तक कि आर्यन धूल के बादलों में ओझल नहीं हो गया। घर का रास्ता आज उसे मीलों लंबा लग रहा था। विला पहुंचते ही वह सीधे अपने बेडरूम में गई। वहां सब कुछ वैसा ही था। महंगे पर्दे, मखमली बिस्तर और आर्यन की अलमारी में सलीके से टंगे उसके महंगे सूट। यह सब एक झूठ जैसा लग रहा था। नंदिनी के दिमाग में बस आर्यन का पसीने से लथपथ चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा कि शाम को आर्यन के आते ही वह उससे पूछेगी। वह चीखकर पूछेगी कि यह क्या तमाशा है। शाम को 8 बजे आर्यन घर लौटा, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। उसने अपना ब्लेजर सोफे पर रखा और नंदिनी के पास आया। आज का दिन बहुत थकाने वाला था नंदू, लगातार 3 मीटिंग्स, आर्यन ने कहा और पानी का गिलास उठाया। नंदिनी ने गौर से उसे देखा। उसने नहा लिया था, लेकिन उसके बालों की जड़ों में अभी भी हल्की सी लाल मिट्टी फंसी थी। उसकी हथेलियों पर जहां पेन पकड़ने के निशान होने चाहिए थे, वहां छाले उभरे हुए थे और कुछ जगह खाल उधड़ गई थी। आर्यन ने उन हाथों को बड़ी होशियारी से जेब में डाल लिया। नंदिनी के होठों तक सवाल आए, लेकिन वहीं रुक गए। आर्यन का झूठ इतनी सफाई से बोला गया था कि नंदिनी डर गई। अगर आर्यन इतना बड़ा सच छिपा सकता है तो जरूर कोई बहुत गंभीर बात होगी। अगर उसने अभी पूछा तो शायद आर्यन कोई और बहाना बना देगा। नंदिनी ने तय किया कि वह इस झूठ की तह तक जाएगी। उसने मुस्कुराने का नाटक किया। हाँ, तुम बहुत थके लग रहे हो।
जाओ फ्रेश हो जाओ। उस रात नंदिनी सो नहीं सकी। करवटें बदलते हुए उसे आर्यन की पीठ पर कुछ खरोंचें दिखीं। आर्यन ने कहा था कि जिम में वर्कआउट करते वक्त लग गई थी, लेकिन नंदिनी जानती थी कि वे ईंटों और पत्थरों की रगड़ के निशान थे। अगली सुबह नंदिनी ने एक फैसला किया। जैसे ही आर्यन अपनी कार लेकर ऑफिस के लिए निकला, नंदिनी ने अपनी एक पुरानी सहेली की साधारण सी कार उधार ली और उसका पीछा किया। आर्यन की गाड़ी उसके ऑफिस टेक पार्क में गई। नंदिनी ने राहत की सांस ली। शायद मुझे कल वहम हुआ था, उसने सोचा, लेकिन वह वहीं इंतजार करती रही। ठीक 1 बजे आर्यन ऑफिस की इमारत से बाहर निकला, लेकिन इस बार वह सूट में नहीं था। उसने एक साधारण सा कुर्ता पाजामा पहन रखा था और हाथ में एक थैला था। वह अपनी लग्जरी कार छोड़कर एक ऑटो में बैठा। नंदिनी ने अपनी गाड़ी ऑटो के पीछे लगा दी। शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए ऑटो शहर के बाहरी इलाके में उसी निर्माणाधीन मंदिर के पास रुका। आर्यन उतरा। उसने अपने जूते एक कोने में उतारे और वहां काम कर रहे मिस्त्री ठेकेदार के पास गया। उसने हाथ जोड़े और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के काम पर लग गया। आज उसका काम सीमेंट की बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। 50 किलो की बोरी जब उसने अपनी पीठ पर उठाई तो उसका शरीर एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। कार में बैठी नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य उसके कलेजे को चीर रहा था। उसका पति, जो एक फोन कॉल पर 10 नौकरों को आदेश दे सकता था, वह यहां महज कुछ रुपयों के लिए अपनी कमर तोड़ रहा था। नंदिनी गाड़ी से उतरी और चेहरा ढककर ठेकेदार के पास गई। भैया, उसने दबी आवाज में पूछा, यह आदमी जो अभी आया है, यह यहाँ क्यों काम करता है? इसे पैसों की बहुत जरूरत है क्या? ठेकेदार ने पान चबाते हुए आर्यन की तरफ देखा और बोला, अरे मैडम, पैसों की छोड़ो, यह आदमी तो कोई पागल लगता है। पिछले 30 दिनों से रोज दोपहर को आता है। अपनी लंच की छुट्टी में न पानी मांगता है न बीड़ी, बस काम करता है पागलों की तरह। कहता है कि उसे मजदूरी के पैसे नकद चाहिए, रोज के रोज। अजीब आदमी है। हाथ देखो तो लगता है कलम चलाने वाला है, पर काम बैलों जैसा करता है। नंदिनी के पैर कांपने लगे। वह वापस घर भागी। अब उसके पास सबूत था, लेकिन क्यों का जवाब नहीं था। आर्यन को पैसों की जरूरत क्यों होगी, और वह भी नकद? क्या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई जुआ, या कोई नशा? घर पहुंचकर वह सीधे आर्यन की स्टडी रूम में गई। उसने आर्यन की दराजें खंगालनी शुरू की। बैंक स्टेटमेंट, फाइल्स, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ ठीक था। करोड़ों का बैलेंस था। फिर यह सब क्यों? तभी उसकी नजर अलमारी के सबसे निचले खांचे में छिपाकर रखी गई एक लाल मखमली डायरी पर पड़ी। यह आर्यन की पर्सनल डायरी थी। नंदिनी जानती थी कि किसी की डायरी पढ़ना गलत है, लेकिन आज बात जिंदगी और भरोसे की थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्ने पलटते हुए वह आखिरी लिखे हुए पन्ने पर रुकी। तारीख कल की थी। नंदिनी ने पढ़ना शुरू किया। शब्दों पर आंसुओं के गिरने से स्याही थोड़ी फैल गई थी, लेकिन जो लिखा था उसने नंदिनी के वजूद को हिलाकर रख दिया। डायरी के पन्ने पर आर्यन की लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे लिखते वक्त उसके हाथ कांप रहे हों। नंदिनी ने सांस रोककर पढ़ना शुरू किया। हे ईश्वर, आज 30 दिन पूरे हो गए। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। कंधे सूज गए हैं, हथेलियां छिल गई हैं, और रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई कील ठोक रहा हो। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं हार नहीं मान सकता। नंदिनी को लगता है कि मैं उसे खुश रखने के लिए काम कर रहा हूं। वह बाहर से मुस्कुराती है, लेकिन मैं उसकी आंखों में वह सूनापन देखता हूं जब वह पार्क में दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती है। पिछले महीने डॉक्टर ने जब आखिरी बार कहा था कि अब मेडिकल साइंस के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, शायद आप दोनों कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे, तो नंदिनी जिस तरह टूटकर रोई थी, वह आवाज मेरी रूह में गूंजती है। वह खुद को अधूरा मानती है, जबकि वह मेरे लिए पूरी दुनिया है। मैंने उस दिन उस बूढ़े संत की बात सुनी थी, जब दवा और दुआ काम ना आए तो तपस्या करो। अपने अहंकार को, अपने सुख को त्याग कर अपने पसीने से ईश्वर का अभिषेक करो। मैंने मन्नत मानी है, प्रभु, अगले 48 दिनों तक मैं अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा
और अपने आराम का त्याग करूंगा। मैं एक मजदूर की तरह अपने शरीर को कष्ट देकर मंदिर निर्माण में सेवा करूंगा और उस मेहनत से जो पसीने की कमाई मिलेगी वह 200 या 300 रुपये, उससे मैं अनाथ बच्चों को भोजन कराऊंगा। यह मेरी तपस्या है, मेरी नंदिनी की खुशियों के लिए। अगर मेरे शरीर के टूटने से मेरी नंदिनी की गोद भर सकती है तो मैं 100 बार टूटने को तैयार हूं, बस उसे पता न चले, वरना वह मुझे यह करने नहीं देगी। उसका दिल बहुत कोमल है, वह मुझे दर्द में नहीं देख पाएगी। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। डायरी नंदिनी के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह जिसे धोखा समझ रही थी वह प्रेम की पराकाष्ठा थी। वह जिसे आर्यन का पागलपन समझ रही थी वह उसका त्याग था। आर्यन वह पति जो कभी गर्मी में 5 मिनट खड़ा नहीं रहता था, पिछले 1 महीने से अपनी हड्डियों को गला रहा था सिर्फ इसलिए कि नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। वह अपनी पत्नी की सूनी गोद भरने के लिए खुद को मिटा रहा था। नंदिनी को खुद पर घिन आई कि उसने आर्यन पर शक किया, लेकिन अगले ही पल उस आत्मग्लानि की जगह एक अजीब सी शक्ति और श्रद्धा ने ले ली। उसने अपने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वह आर्यन की तपस्या को भंग नहीं करेगी, वह उसे रोककर उसकी आस्था को नहीं तोड़ेगी, लेकिन वह उसे अकेला भी नहीं छोड़ेगी। उस शाम जब आर्यन घर लौटा तो उसकी चाल पहले से ज्यादा धीमी थी। वह लंगड़ाने की कोशिश छिपा रहा था। नंदिनी ने दरवाजा खोला। आर्यन डरा हुआ था कि कहीं नंदिनी कुछ पूछ न ले, लेकिन नंदिनी ने कुछ नहीं पूछा। उसने आर्यन का बैग लिया और मुस्कुराकर बोली, जाओ, गर्म पानी तैयार है। मैंने आज तुम्हारे पसंद की अदरक वाली चाय और खिचड़ी बनाई है। उस रात से नंदिनी आर्यन की मौन साथी बन गई। आर्यन को लगा कि वह अपना राज छिपाने में कामयाब है, लेकिन वह नहीं जानता था कि अब उसकी देखभाल एक पत्नी नहीं बल्कि एक मां की तरह हो रही थी। नंदिनी सुबह आर्यन के टिफिन में प्रोटीन से भरपूर खाना और फलों का जूस चुपके से रख देती। वह जानती थी कि आर्यन लंच नहीं करता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि काम के बाद वह इसे खा लेगा। रात को जब आर्यन गहरी नींद में सो जाता तो नंदिनी चुपके से उठती। वह बाम और गर्म तेल लेकर आती और आर्यन के सूजे हुए पैरों और कंधों की मालिश करती। वह यह सब इतनी हल्के हाथों से करती कि आर्यन की नींद न खुले, लेकिन उसे आराम मिल जाए। कई बार मालिश करते हुए नंदिनी के आंसू आर्यन के पैरों पर गिर जाते, जिन्हें वह तुरंत पोंछ देती। सुबह उठकर आर्यन को लगता कि शायद अच्छी नींद की वजह से उसका दर्द कम हुआ है। वह नहीं जानता था कि रात भर किसी ने जागकर उसके दर्द को अपने हाथों में सोख लिया था। दिन बीतते गए। 40वां दिन, 45वां दिन। आर्यन का शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। और नंदिनी, वह एक छाया की तरह उसके साथ थी। उसने घर में भी माहौल बदल दिया था। पार्टियां बंद हो गई थी। घर में धीमा संगीत और दियों की रोशनी रहने लगी थी। आखिरकार 48वां दिन आ गया। यह आर्यन की तपस्या का आखिरी दिन था। आज आर्यन ने मंदिर में आखिरी पत्थर रखा। ठेकेदार ने उसे 300 रुपये दिए। आर्यन ने उन पैसों को माथे से लगाया। उसने पास के अनाथालय से कुछ खाने के पैकेट खरीदे और बच्चों को खिलाए। उसकी मन्नत पूरी हो चुकी थी। उसका शरीर चूर चूर था, लेकिन आत्मा तृप्त थी। उसने सोचा, आज घर जाकर नंदिनी को सब बता दूंगा, अब और झूठ नहीं। जब आर्यन घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। उसने चाबी से दरवाजा खोला। घर में अंधेरा था। वह चौंका। नंदिनी? उसने आवाज लगाई। तभी ड्राइंग रूम में एक एक करके सैकड़ों दिए जल उठे। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। आर्यन हक्का बक्का रह गया। सामने घर के छोटे से मंदिर के पास नंदिनी खड़ी थी। उसने वही लाल साड़ी पहनी थी जो उसने अपनी शादी के दिन पहनी थी। उसके हाथ में आरती की थाली थी। आर्यन कुछ बोल पाता इससे पहले ही नंदिनी उसके पास आई। उसने आरती की थाली नीचे रखी और आर्यन के धूल भरे चरणों को छूने के लिए झुक गई। आर्यन पीछे हट गया। नंदिनी, यह क्या कर रही हो? मैं तो बस। नंदिनी उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसने अपनी जेब से आर्यन की वही डायरी निकाली और उसके सामने रख दी।
आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि। नंदिनी ने आर्यन के मुंह पर अपनी उंगली रख दी। शशश, माफी मत मांगो आर्यन, माफी मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हारे दर्द को पहले नहीं पहचान पाई। तुम मेरे लिए भगवान से लड़ रहे थे और मैं यहां तुम्हें गलत समझ रही थी। उसने आर्यन का हाथ थामा और उसे मंदिर के सामने ले गई। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई आर्यन, लेकिन कोई भी यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूरा नहीं होता। तुमने शरीर से तपस्या की, मैंने मन से तुम्हारा साथ दिया। आज तुम्हारी इस 48 दिनों की मेहनत की कमाई मैं खुद ईश्वर को अर्पित करना चाहती हूं। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। वह जो चट्टान बना हुआ था आज पिघल गया था। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। उस रात उस आलीशान विला में 2 रूहें एक हो गईं। दौलत और गरीबी, मैनेजर और मजदूर का भेद खत्म हो गया था। वहां सिर्फ प्रेम और समर्पण था। 3 महीने बाद सिंघानिया विला में एक बार फिर उत्सव का माहौल था, लेकिन इस बार वजह कोई बिजनेस डील नहीं थी। डॉक्टर की रिपोर्ट मेज पर रखी थी। मेडिकल साइंस जो हार मान चुका था, वह आस्था और प्रेम के आगे नतमस्तक था। नंदिनी गर्भवती थी। आर्यन ने रिपोर्ट हाथ में ली और उसकी नजरें अनायास ही खिड़की के बाहर उस दूर दिखाई देने वाले मंदिर के शिखर पर टिक गईं। उसने मन ही मन धन्यवाद दिया। नंदिनी उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, लोग कहते हैं पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर वो नहीं जानते कि कुछ खुशियां पसीने और आंसुओं के मोल ही मिलती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ सुख बांटने का नाम नहीं है। सच्चा रिश्ता वह है जहां साथी आपके अव्यक्त दर्द को पढ़ सके, जहां एक की तपस्या में दूसरे की मौन भागीदारी हो। जब प्यार में समर्पण इस हद तक हो तो ईश्वर भी विधि का विधान बदलने पर मजबूर हो जाते हैं।